अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं साइबर एंड आईपी एसोसिएशन की पॉडकास्ट। साइबर एंड आईपी एसोसिएशन यानी कि सीपा का मकसद है टू एम्पावर माइंड्स एंड एनफोर्स राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और साइबर लॉज की फील्ड में। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा फातिमा तारर, ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन फॉर सीपा। आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट अरजाम भट्टी। भट्टी मैग्ना एंड वर्ल्ड के मैनेजिंग पार्टनर हैं। Bhatti Magna and World makes up for the name of his website, that is BMW Legal. तो आइए जानते हैं how a person interested in luxury cars came to the field of intellectual property and cyber laws. Sir Arzam, I'd really like to know आपका एकेडमिक जर्नी जिसने आपको आईपी की फील्ड और साइबर कमर्शियल लॉज में इंटरेस्ट दिलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बहुत शुक्रिया बुलाने का अपने प्लेटफॉर्म पर। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की पॉडकास्ट के बाद हम कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को देके जाएंगे इस बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड के बारे में जो आपने चुनी है। मेरी जो एकेडमिक जर्नी है वो ऐसे शुरू हुई कि मेरे फादर सीएसएस ऑफिसर थे, तो हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रही पूरे पाकिस्तान में। सो उसका एक जो मेरी स्कूलिंग थी वो बीकन हाउस इंस्टीट्यूट स्कूल से होती रही। उसका एक बड़ा डिसएडवांटेज जब आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है उसका होता है कि आप अब कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाते। तो एज अ लॉयर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने इस फील्ड में आना है कि आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हो। तो जब मैं यूनिवर्सिटी का टाइम आया तो मुझे शुरू से क्योंकि गाड़ियों का शौक भी था और क्योंकि ये हमने गवर्नमेंट जॉब की भी ज़िंदगी देखी थी, तो उसमें मेरे फादर ने मुझे यही गाइड किया कि अगर आपने ऐसी फील्ड में अंदर होना है जहाँ आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, आप लोगों को जस्टिस भी दिखा सकते हो और आप अपने टाइमिंग्स और अपने खुद एक चीज़ रन कर सकते हो, जैसे आई एम रनिंग माय फर्म। तो फिर आपको लॉ ही फील्ड एक है, वाइड फील्ड है पाकिस्तान में जिसमें ये पोटेंशियल स्कोप है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड मेरी जो डिग्री थी एलएलबी ऑनर्स मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से की। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए की थ्रू द एक्सटर्नल प्रोग्राम, ताकि नॉट ओनली मैं अपना शौक भी पूरे कर सकूँ यहाँ रहते हुए, बट मैं यहाँ डिफरेंट फर्म्स में और एट द टाइम के जो मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम पर भी मैं वो लर्न साथ साथ मेरी लर्निंग जाती रहे। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आपने इस फील्ड में एंटर होना है तो आपके पास सिर्फ डिग्री इज़ नॉट इनफ, आपको स्किल्स चाहिए और आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए ताकि आप अपनी इस फील्ड में कोई आपको सीरियसली ले। तो उसके लिए फिर मैं क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एलएलएम चूज़ किया और उसमें मैंने फिर डबल एलएलएम चूज़ किया। तो मेरी स्पेशलाइजेशन थी इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में, मेरी स्पेशल फोकस ऑन ईयू लॉ और कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ में। और ये टाइम था जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी आईपी लॉज की फील्ड है और जो साइबर सिक्योरिटी है ये एक यूरोप में बहुत अपकमिंग फील्ड है, तो क्यों ना इसको पढ़ा जाए, सीखा जाए और फिर पाकिस्तान में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वहाँ से करके आफ्टर कंप्लीटिंग माय एलएलएम फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की फर्स्ट इन वेरियस फर्म्स और फिर इवेंचुअली दिस डेवलप्ड टू इन 2020 इनकॉर्पोरेटिंग बटी मैग्ना एंड वर्ल्ड और तब से आई हैव बीन रनिंग माय ओन फर्म। योर एकेडमिक जर्नी सर मशल राह है उन सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स यंग लॉयर्स के लिए who don't understand the importance of a post-grad degree. Sir, I'd like for you to reflect कि पाकिस्तान में रहते हुए आपका आईपी एंड कमर्शियल लॉज में एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है? पाकिस्तान में रहते हुए एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा है और चैलेंजिंग भी रहा है। अच्छा इस तरीके से रहा है कि यहाँ स्कोप बहुत है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में आईपी लॉज को समझते हैं या उस तरीके से कर रहे हैं। जो लोग हैं भी बड़ी-बड़ी लॉ फर्म्स भी हैं, बट वो लॉ फर्म्स ऐसी हैं कि वो 50 लाख, 70 लाख ये बहुत हाई एंड में आती हैं, जिसको सिर्फ़ इंटरनेशनल कंपनीज़ ही अफ़ोर्ड कर सकती हैं। तो लोकल लोगों जिन्होंने आईपी लॉज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बिज़नेसेस जो अपने आईपी पोर्टफ़ोलियो बनाना चाहते हैं, जो अपने ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए एज़ सच कोई सॉल्यूशन नहीं है थी पाकिस्तान में। तो मैंने वो एक गैप देखा और मैंने सोचा कि इसको किया जाए। तो पोटेंशियल तो बहुत है। चैलेंज इस तरीके से है कि हम पाकिस्तान हर उस आईपी ट्रीटी का सिग्नेटरी है जो कि फॉरेन कन्वेंशन जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट कॉपीराइट ट्रीटीज़ हैं। तो हमारे पास सारे लॉज फ्रेमवर्क है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन
उसमें काफ़ी गुंजाइश है कि वो बेटर की जा सके। जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि मेरी लॉ फ़र्म बटी मैंगना एंड वर्ल्ड, जैसे आपने बताया बीएमडब्ल्यू, तो मुझे इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना था ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो विद अ कार कंपनी, क्योंकि दिस बीएमडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर बटी मैंगना एंड वर्ल्ड और इन द फील्ड ऑफ लॉ फ़र्म्स। तो उसको रजिस्टर करवाते ही मुझे कोई 1.5 साल लग गया सर, सिर्फ़ एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हुए। वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारा जो ट्रेडमार्क ऑफ़िस है, ये जो उसका सिस्टम है, जो कि है तो इंटरनेशनल गाइडलाइन पर बेस्ड, लेकिन उसमें उसको रजिस्टर करवाना स्टार्ट से फिनिश एक लॉयर के लिए अगर उसको 1.5 साल लग रहा है, तो एक आम आदमी जो एक बिज़नेस ओनर है, तो शायद नहीं लॉयर अफ़ोर्ड कर सकता, जो स्टार्टअप कर रहा है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तो इसलिए ये बड़ी ज़रूरत है कि हम इस फ़ील्ड में बिज़नेस ओनर्स को या लोगों को शऊर बताएँ कि कैसे रजिस्टर किया जाते हैं आईपी और कि इसकी क्या स्कोप है पाकिस्तान में। नहीं सर। जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि पाकिस्तान में स्कोप तो बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। बट साथ-साथ ये भी एक्नॉलेज किया कि चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सर, आपको क्या लगता है कि बाकी ममालिक के कंपैरेटिवली जैसे कि यूएस या इंडिया, पाकिस्तान में आईपी की रेगुलेशन या एंटरप्रेन्योरशिप आईपी के हवाले से क्यों लैग कर रही है? पाकिस्तान में रेगुलेशन तो है, लेकिन नॉलेज नहीं है कि जैसे आप कहेंगे लोगों को शऊर नहीं है, उनको पता नहीं है कि आईपी जो चीज़ क्या है, और अपने व्यूअर्स को हम बताते भी जाएँ कि आईपी जिसे हम कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बेसिकली ये मेनली 3 कैटेगरीज़ में आते हैं। ये होता है ट्रेडमार्क, जो कि आपका लोगो होता है, फिर आपका होता है कॉपीराइट, जो कि आपकी भले बुक हो या आपका म्यूज़िक हो या आपकी कोई तस्वीर हो, ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन में आती है। और फिर आते हैं पैटेंट्स, जो कि आपके इन्वेंशंस के लिए होते हैं। तो पाकिस्तान में अगर इन इन 3 चीज़ों को देखा जाए, तो लोगों से काफ़ी हम रजिस्टर करते हैं, ट्रेडमार्क करते हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी होते हैं। लेकिन जो पैटेंट एंड कॉपीराइट हैं, वो इंडिया या चाइना वो काफ़ी उसमें आगे हैं। एक तो हम इसमें इंडस्ट्रियलाइज़ेशन और इंडस्ट्री का जो साइज़ है, उसको भी आप उसकी वजह से कह सकते हैं कि वो उस वजह से वहाँ ज़्यादा है। दूसरा, अ, आप इंडिया को ही ले लें, तो इंडिया की जो टीवी यूट्यूब चैनल है, टी सीरीज़, वो सबसे बिगेस्ट यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएसए। तो उसमें क्या है, उसमें गाने वगैरह हैं, गाने किस में आते हैं? कॉपीराइट में आते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करना ही एक एक जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि ऐसे वही इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री है कि जिसमें कॉपीराइट वो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। तो पाकिस्तान में नॉलेज की लोगों को ज़रूरत है, जो कि यहाँ इतनी अभी फ़िलहाल नहीं है, जो कि मुझे उम्मीद है जैसे आपकी पॉडकास्ट और भी लोग जब इसको लोगों तक पहुँचाएँगे, तो फिर ज़रूर पाकिस्तान में भी आईपी लॉज़ की नॉट ओनली उसकी नॉलेज, पर उसकी कि उसको फ़ॉलो करना और उनको प्रोटेक्ट करना, उनको रिस्पेक्ट करना, वो भी बहुत ज़रूरी है कि खाली लॉ होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको रिस्पेक्ट और उसके लिए एक रेमेडी भी मौजूद हो कि जब कोई बंदा आपको इन्फ्रिंज करे, तो उसको आप नहीं फ़ॉलो करें, तो फिर आपके लिए रेमेडी होना भी ज़रूरी है, इफेक्टिव रेमेडी। सर, इवन दो यूथ के पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो है, बट येट दे आर ऑब्लिवियस टू इट। आज भी देयर इन अ रैट रेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग एंड गोइंग आफ्टर ऑनलाइन कोर्सेज। आपको क्या लगता है यूथ का रुझान अपने ब्रांड्स को बिल्ड करने की तरफ क्यों नहीं है या अपनी एंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश करने की तरफ क्यों? देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि हम बड़े इकोनॉमिकली टाइट सिचुएशन में रहे हैं, जहाँ हमारे माशरे हालात इतने अच्छे नहीं रहे, तो यूथ में ये एक मैंने बड़ा बुरा ट्रेंड नोटिस किया कि वो एक गेट रिच क्विक, मतलब जल्दी पैसे कमाने के रेस में होते हैं। तो वहाँ उनको ये अपील करते हैं ड्रॉप शिपिंग और इस तरह के बिज़नेसेस, जो कि लेजिटिमेट बिज़नेसेस हम उनको कह सकते हैं, और उसमें लोग पैसे भी कमाते हैं। बट ये एक बहुत शॉर्ट टर्म है, जिसमें आप ज़्यादा अपना ना ब्रांड बनाते हैं और ना आप कुछ कर सकते हैं। जबकि अगर आप वही चीज़ अपनी आईपी बनाएँ, आप अपना ब्रांड बनाएँ, जिसे प्राइवेट लेबल भी कहते हैं, उसको आप उस पे मेहनत करें, उसकी मार्केटिंग करें और वही प्रोडक्ट अपने ब्रांड से बेचें, तो आपको शुरू में तो मुश्किल होगी, 2-3 साल लगेंगे किसी मार्केट में एंटर होते हुए, और इसके लिए आपको बड़ी नॉलेज भी चाहिए होगी। ड्रॉप शिपिंग तो आप एक कोर्स पढ़ के या यूट्यूब वीडियो देख के आप कर सकते हैं, लेकिन अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको उस फ़ील्ड की नॉलेज चाहिए। तो वो मेहनत हमारा यूथ थोड़ा-सा घबराता है मेहनत करने से और इस टाइम फ्रेम को देख के। तो ये एक ज़रूर एक रीज़न है जिससे ये चीज़ हमारे यहाँ वो चीज़ फ़ॉलो की जाती है, जो कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसे कमाया जाए, ना कि कोई एक्चुअल कोई आईपी बनाई जाए जिस पर आप अपना बिज़नेस खड़ा कर सकें। सो एक तो रिलक्टेंस होगी मेहनत करने की एंड दूसरा ये भी है कि कुछ हमारे लीगल सिस्टम में ही बहुत लूपहोल्स एंड चैलेंजेस हैं, स्पेशली फॉर बिजनेसेस जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मसाइल हमारे लीगल सिस्टम में मौजूद हैं जो बिजनेसेस को परफॉर्म करने में
तंग ही करता है? हमारे लीगल सिस्टम से पहले जो हमारे लीगल सिस्टम के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि बेसिकली जो ओनर बिज़नेस ओनर्स हैं या जो पब्लिक है, वो उनमें एक ये एज़ अ लॉयर मैंने देखा है कि वो आपके पास सब आते हैं, एक वकील के पास या वो कोर्ट के पास सब आते हैं, जब कोई चीज़ नुकसान हो चुका होता है। जबकि फ़ॉरेन में ये कॉन्सेप्ट है कि प्रीएम्प्टिवनेस, कि आप जो पहले ही एग्रीमेंट कर रहे हैं या जो पहले ही आप चीज़ एग्री कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसको पहले से ही उसकी हर चीज़ उसकी कंप्लायंस की जाए, उसकी आप सोचें कि कौन-सी जगह से आपको मुश्किलात आ सकती है, उसको पहले ही कवर किया जाए। जब नुकसान हो जाता है, फिर आप जब लीगल सिस्टम में आते हैं, जो कि पहले ही हमारा ओवरबर्डन है, तो फिर क्योंकि उसमें सालों लग जाते हैं एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए, या एक डिसीजन लेते हुए, उसकी भी फिर अपील्स हो जाती है। तो इसलिए फिर वो हमारे लीगल सिस्टम को प्रेफ़र ही नहीं करते। या वो उन पर एक फ़ेथ, एक ट्रस्ट उस लिहाज़ से नहीं रहता। लेकिन इसमें सिर्फ़ लीगल सिस्टम की आप नहीं कह सकते खामियाँ, इसमें हमारे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं लीगल सिस्टम के, उनकी भी खामियाँ हैं कि वो पहले क्यों नहीं एक कंप्लायंस करते, पहले ही इतनी अच्छी वाटर टाइट एग्रीमेंट बनाएँ, जिसमें कोई डिस्प्यूट ही ना हो, कि चांस हो कि आपकी आईपी का कोई डिस्प्यूट आए या आपकी साइबर सिक्योरिटी का कोई डिस्प्यूट आए। राइट सर। सर, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अगर हम कंपेयर करें आईपी रेगुलेशन, तो आपको क्या मेजर डिफरेंसेस नज़र आते हैं जिसमें पाकिस्तान अपने आप को एनहांस कर सकता है? पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन एक एडीआर जिसे कहते हैं, जो कि एक ऐसा तरीक़ाकार है कि आप कोर्ट जाए बगैर, आप आपस में बैठ के एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, उसकी प्रॉपर रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस भी जिसे कहते हैं, होती हैं, वो फ़ॉरेन में वो उसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है और इंक्रीज़ हो रहा है। उससे नॉट ओनली आपकी कॉस्ट बचती है, आपको कोर्ट में वकील उस तरीके से इतनी एक्सपेंसिव कॉस्ट नहीं आती, आपका टाइम बचता है और आपकी एक आईपी लॉ, साइबर सिक्योरिटी में सीक्रेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिज़नेसेस इसलिए भी कोर्ट्स नहीं जाते कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं की जाती, एक सीक्रेसी या प्रिविलेज या नॉन डिस्क्लोज़र जैसे फ़ॉरेन कोर्ट्स में की जाती हैं। सो इधर आर्बिट्रेशन में वो चीज़ भी आप कवर कर सकते हैं, वो सीक्रेट प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि आर्बिट्रेशन पाकिस्तान में इस वक़्त अगर आप उसको एनफ़ोर्स करवाना चाहें, आप आर्बिट्रेशन जीत भी गए हैं, तो भी दूसरी पार्टीज़ के पास ऑप्शन होती है डिलेइंग टैक्टिक्स के, या वो फिर भी आर्बिट्रेशन करके भी वो कोर्ट में डिफरेंट अपने राइट्स इनफ्रे वो कहते हैं कि हमारे राइट फॉलो नहीं किए गए या हमें फेयर हियरिंग नहीं दी गई। तो उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोग इधर आर्बिट्रेशन से भी घबराते हैं पाकिस्तान में, जो कि ऐसा नहीं है फ़ॉरेन में, जबकि डब्ल्यूआईपीओ खुद कहती है कि आर्बिट्रेशन को प्रेफ़र करना चाहिए आईपी डिस्प्यूट्स के लिए। यस सर। आपने एडीआर मेंशन कर दिया। बिसाइड्स दैट हाउ वुड यू रिकमेंड योर क्लाइंट्स कि अपने आईपी राइट्स को एनफोर्स करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ उनको अपनानी चाहिए? अब उसमें देखेंगे कौन से आईपी राइट एनफ़ोर्स कर रहे हैं। अगर आप कॉपीराइट कर रहे हैं, तो कॉपीराइट के लिए आपको कोई चीज़ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। कॉपीराइट जब आप एक वीडियो बनाते हैं, आप कोई तस्वीर खींचते हैं, जो आपकी यूनिक है, तो आप वो ऑटोमैटिकली प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट होती है। उसको एनफ़ोर्स करवाने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है। तो उधर तो आप लीगल सिस्टम से बाउंड हैं। उधर आप एज़ सच कोई प्रीएम्प्टिवली नहीं कर सकते। लोग वाटरमार्क्स ज़्यादा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट जो आपकी ट्रेडमार्क्स हैं, जो आपकी ट्रेड सीक्रेट्स हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, या आप कोई बिज़नेस पिच कर रहे हैं, आइडियाज़ हैं, तो उनके लिए आपको नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट्स बनवाने चाहिए। काफ़ी बिज़नेसेस कहते हैं कि ये क्यों एक्स्ट्रा खर्चा किया जाए, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखा जाएगा जब होगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू में ही नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट्स बनाए जाएँ। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें आईपी क्लॉज़ेज़ हों और वो प्रॉपर क्लॉज़ेज़, उसमें हर चीज़ डिफाइंड हो। तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है बाद में इन इश्यूज़ पर आने से, अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग ही अच्छी हो। यस सर। सर, डिजिटल एज में हमें बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आजकल बूम करते हुए नज़र आती हैं। एआई इज़ देयर, देन देयर इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अम, आप इनकी इंटरसेक्शन आईपी लॉज़ के साथ किस तरह से व्यू करते हैं? एआई की इंटरसेक्शन मैं काफ़ी व्यू कर सकता हूँ, आईपी लॉस के साथ हो सकती है। उसकी डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन में स्पेशली हो सकती है। क्योंकि और रजिस्ट्रेशन में भी हो सकती है। अभी हमारा सिस्टम क्यों स्लो है, 1.5 साल क्यों लगता है? क्योंकि जब आप आईपी रजिस्टर करवाने जाते हैं, तो उसमें वो उनको जर्नल में पब्लिश करनी होती है, जो आप आईपी आप जो प्रपोज़ कर रहे हैं कि किसी और को कोई एतराज़ हो, वो आपको सर्च करनी पड़ती है। आपकी पहले तो नहीं कोई ऐसी आईपी हुई, उस सर्च रिपोर्ट में और सब कुछ करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उधर एआई एक फ़ील्ड है कि आपकी आईपी रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकती है, अगर पाकिस्तान अडॉप्ट करे। वैसे पूरे वर्ल्ड ओवर अभी इतनी एआई इस फ़ील्ड में नहीं अडॉप्ट की गई है, तो इसमें काफ़ी स्कोप है। दूसरा डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन में काफ़ी
एआई यूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने बात की अभी कि आर्बिट्रेशन प्रेफ़र करनी चाहिए। मैं मेरा पर्सनल व्यू है कि आर्बिट्रेशन प्रेफ़र करनी चाहिए आईपी को एनफ़ोर्स करने के लिए। तो आर्बिट्रेशन में आपके पास फ्री हैंड होता है कि आप अपना प्रोसीजर चूज़ करें। वहाँ आप एआई अभी भी आज के दौर में भी आप एआई उसमें ला सकते हैं। उसमें जो एविडेंस आपने देना होता है, एविडेंस सेलेक्ट करना होता है, रेलेवेंट एविडेंस आर्बिट्रेटर ने जो ढूँढना होता है, उसमें एआई की बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन पाकिस्तानी कोई भी कंट्री होगी, वो तब तक बायोटेक्नोलॉजी या एआई को अडॉप्ट नहीं करती, जब तक कोई बहुत अच्छी लेजिस्लेशन नहीं आ जाए ताकि मिसयूज़ ना हो सके। क्योंकि हमारे लॉ में एक बेनिफिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई चीज़ एफ़िशिएंट बनाई जाए। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई चीज़ मिसयूज़ नहीं हो सके। किसी का राइट टू फेयर ट्रायल या कोई किसी का कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं ज़ाया हो। तो इसलिए हम इसको बहुत स्लोली ये प्रोग्रेस आएगी एआई की लॉ फ़ील्ड में एट लीस्ट। हम सर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे थे। एक और इमर्जिंग फिनोमेनन रादर लेट्स से क्रिप्टोकरेंसी का। हाउ डू यू व्यू इट एंड आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इसकी रेगुलेशन और द लैक देयरऑफ आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर? पाकिस्तान में जो लैक डे रहा बल्कि क्रिप्टो करेंसी जो करंटली इलीगल डिक्लेयर है स्टेट बैंक की तरफ से, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा है, ऐसे पाकिस्तान में नहीं है, काफ़ी कंट्रीज़ में अनरेगुलेटेड भी है। रेगुलेटेड इन द सेंस कि क्रिप्टो करेंसी को आप उस तरीके से रेगुलेट नहीं कर सकते। यही इसका जो जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनको यही इसका फ़ायदा लगता है कि ये आपकी स्टेट के पहुँच से दूर है और ये एक ऐसी चीज़ है इसमें कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बट यही इसका डाउनफॉल भी है कि इसमें अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं जो समझते हैं। अगर आप ये चीज़ आम पब्लिक के लिए खोल दें, तो उधर वही मसला है कि फिर लोग पैसों कमाने के दौर में, जैसे अभी भी जिसे हम कहते हैं यहाँ डबल शाह या जो आपके लोग कहते हैं कि आप हमें पैसे रखवाएँ, आपको डबल कर देंगे, जो सारे स्कैम्स होते हैं, तो वो फिर इधर भी शुरू हो जाएँगे, जिससे लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए इसको एक स्लोली ही, मेरा व्यू पर्सनल व्यू है कि इसको हम बहुत क्विक अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जब तक इसकी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं बनाया जाए, तब तक पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए फिलहाल। बिल्कुल, सो विदाउट रेगुलेशन वही हिसाब होगा 25 दिन में पैसा डबल, तो वी वुड रादर अवॉइड दैट। सर आपकी फील्ड में आपकी प्रैक्टिस में व्हाट हैज़ बीन एक बहुत इम्पोर्टेंट कोई केस लॉ या प्रेसिडेंट जिसने आपकी करियर ट्रैजेक्टरी को ट्रांसफॉर्म किया हो या जिसने आपकी प्रैक्टिस में एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा कॉर्पोरेट साइड पर है, ज़्यादा आईटी साइड पर है। तो इसमें मैंने अपने ग्रेजुएशन और एलएलएम के फर्स्ट 3-4 इयर्स लाइसेंस आने के बाद मैंने बहुत लिटिगेशन की। बट मेरा आफ्टर कोविड में ऐसी चेंज आई कि मैं ज़्यादा ट्रांज़ैक्शनल वर्क, और हमारी फर्म ज़्यादा ट्रांज़ैक्शनल वर्क और एग्रीमेंट्स और आईपी साइड पर करती है। और हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा मोटो यही है कि एक ऐसी एग्रीमेंट बनाए जाएँ कि कभी क्लाइंट को कोर्ट जाना ही ना पड़े, उनका वास्ता ही ना पड़े, हमारे लीगल सिस्टम से पहले ही वो सिक्योर हो। तो ऐसा एक कोई प्रेसिडेंट तो मैं आपको नहीं मेरे ज़हन में आता, लेकिन जो कोविड का टाइम था, वो एक आई ओपनिंग था कि हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स भी हैं, जैसे मेरे कोई लीगल फील्ड में पहले कोई फैमिली मेंबर नहीं था। तो जब मैंने डिफरेंट लॉ फर्म्स की और मैंने काफ़ी टॉप लॉ फर्म्स भी की, लिया बार्कर जिलेट एक बड़ी लॉ फर्म है, मोहम्मद अमीर करीम साहब, जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, उन्होंने बहुत सिखाया। बट लॉ फर्म्स में ये होता है कि आप सीखें, लेकिन उसमें अपनी प्रैक्टिस, अगर आपने शौक रखने हैं या अपने पैसे बनाने हैं, तो आपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस में ही आना है। और कोविड में आपको ये फ़ील हुआ जब कोर्ट्स वगैरह बंद हो गई कि ज़्यादा स्कोप है इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि डिग्री भी मेरी इंटरनेशनल लॉ की थी। तो उधर मैं स्विच हुआ इंटरनेशनल लॉ में, और उसमें मैंने काफ़ी वो एक टाइम पीरियड था जिसमें मेरी प्रैक्टिस रीडिफाइन हुई, और अब उसके बाद से मैं आईपी और इसी फ़ील्ड में फ़ोकस कर रहा हूँ। Sir Azam, thank you so much. It has been such a pleasure conversing with you. आपका जर्नी, योर एकेडमिक करियर, आपकी करियर ट्रैजेक्टरी मेरे जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए इज़ सच एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू आईपी। आई होप हमारी ऑडियंस इज़ बेटर अवेयर नाउ कि अपने आईपी लॉज कैसे इन्फोर्स करने हैं और डिजिटल एज में बिजनेसेस को प्रोग्रेस और सस्टेन करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आपने जो इनिशिएटिव लिया है, अगेन मैं रिटरेट करूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ऑडियंस को भी यही चाहूँगा कि आप पढ़ें, आप यूट्यूब वीडियोज़ देखें, आप अपनी नॉलेज बढ़ाएँ और आप खुद हैंडल करें, खुद आप सीखें, आप खुद आईपी रजिस्टर करवाएँ और इसमें अपने बिज़नेसेस को प्रोटेक्ट करें। शुक्रिया।